हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे लड्डू और पेड़ो, बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हो जिस चीज का। बड़े मैसेजेस देखे मैंने आप लोगों के कि सर इंपॉर्टेंट बता दो, क्या क्या आ सकता है एग्जाम में, है ना। तो उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मास्टर हाजिर आप सभी के सामने, जिसमें आज हम 3 सब्जेक्ट्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, जिसमें से हर साल क्वेश्चंस आते हैं और इस साल भी पूरी पूरी संभावना है कि यहाँ से भी आएगा। एक एक करके तीनों सब्जेक्ट्स पे हम बातें करेंगे, है ना। प्लीज ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और अगर इनमें से कोई टॉपिक आपका रह रहा है या जिसमें से इनमें से कोई टॉपिक वीक है तो उसको अभी रिवाइज करें और इनके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें लास्ट टाइम पे। आज ये वीडियो आपको मिलने जा रही है और इस वीडियो के माध्यम से बस यही बताना है मेरा कि अभी आपके पास 5-7 दिन है, तो इन टॉपिक्स को फटाफट से रिवाइज कर लीजिए। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे टॉपिक फार्मेकोलॉजी से, है ना बच्चों। फार्मा सबसे मुश्किल टॉपिक आप लोगों के लिए, तो हम क्यों ना शुरुआत ही फार्मा से करें। फार्मा में हम, जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है या जैसा आप लोग पढ़ते हो उस हिसाब से मैं सारे टॉपिक बताऊंगा। शुरुआत करेंगे सबसे पहले टॉपिक, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन के आने की संभावना है, वो 2 जगह से क्वेश्चंस आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है बच्चों। एक तो है उसमें एब्जॉर्प्शन, जिसमें आपका बायोएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और दूसरा काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन। काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन के अंदर से जो टॉपिक आने की सबसे ज्यादा संभावना है वो है आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, क्लियरेंस, थेराप्यूटिक डोज, मेंटेनेंस डोज, लोडिंग डोज, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन के अंदर से। तो ये फार्माकोकाइनेटिक्स के 2 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं, इनको नहीं मिस करना। सेकंड, हम फार्माकोकाइनेटिक्स की हम लोगों ने बात करी। फार्माकोकाइनेटिक्स के बाद अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, दैट इज फार्माकोडायनेमिक्स। मैं बहुत तरीके से, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बता रहा हूं आपको। फार्माकोडायनेमिक्स में सबसे ज्यादा संभावना जिस पे आने की है, सवाल आने की सबसे ज्यादा संभावना जिस टॉपिक पे है फार्माकोडायनेमिक्स की, उसके अंदर बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है दैट इज डोज रिस्पॉन्स कर्व। डोज रिस्पॉन्स कर्व, डोज रिस्पॉन्स कर्व। पता है ना आपको डोज रिस्पॉन्स कर्व क्या होता है? डोज रिस्पॉन्स कर्व के बारे में पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने डोज रिस्पॉन्स कर्व में हमने पढ़ा था कि पोटेंसी किसकी ज्यादा है, एफिकेसी सबसे ज्यादा किसकी ज्यादा है। याद करो वो ग्राफ पढ़ाए थे मैंने आपको, है ना। हमने थेराप्यूटिक इंडेक्स भी पढ़ा था, डोज रिस्पॉन्स कर्व भी पढ़ा था। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रिसेप्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर मैंने आप लोगों को सारे पढ़ा दिए हैं, जिसके अंदर आपके एंजाइमेटिक रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर थे, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर थे, जीपीसीआर रिसेप्टर थे, वो सारे रिसेप्टर्स है। तो रिसेप्टर्स को भी थोड़ा ध्यान से देखना है बच्चों, रिसेप्टर्स पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, बट इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है दैट इज डोज रिस्पॉन्स कर्व। डोज रिस्पॉन्स कर्व से क्वेश्चन आता ही आता है। देन क्लिनिकल ट्रायल बच्चों, तीसरा टॉपिक आपका। थर्ड इज योर क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल्स पे से आपको स्टेजेस जाननी है, और आपको ये पता लगाना है कि हर स्टेजेस से, जितनी भी क्लिनिकल ट्रायल की स्टेज है, उन स्टेजेस के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, उसके अंदर हम क्या पता लगाते हैं, है ना। उसमें हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, फेज 1 हमें क्या बताता है, फेज 2 हमें क्या बताता है, फेज 3 से हम क्या एफिकेसी को कंफर्म करते हैं, फेज 4 मार्केटिंग से पहले, मार्केटिंग के बाद, ये सारी की सारी क्लिनिकल ट्रायल्स आपको पढ़नी है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। फिर आ जाते हैं हमारे 4th नंबर के टॉपिक पे, दैट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इसको 4 पार्ट्स में बांटते हैं, कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, यहाँ पे एड्रीनर्जिक और एंटी एड्रीनर्जिक। ये 4 टॉपिक हैं आपके। कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, एड्रीनर्जिक, एंटी एड्रीनर्जिक दवाइयां, ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के आपके। कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों पे से क्वेश्चन आते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ड्रग है दैट इज एंटी कोलिनर्जिक एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन पे क्वेश्चन आता है, और कोलिनर्जिक के अंदर ऑर्गेनोफॉस्फेट पे क्वेश्चन आता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग पे, एट्रोपिन पे क्वेश्चन आता ही आता है। इसको मत छोड़ के जाना, कुछ भी छोड़ देना बट इनको मत छोड़ना।
देन एड्रीनर्जिक और एंटी एड्रीनर्जिक दवाइयां हैं। इसके अंदर प्लीज आप सभी को सारे के सारे रिसेप्टर्स पे जो दवाइयां हैं, आपके अल्फा रिसेप्टर्स पे, बीटा रिसेप्टर्स पे जितनी भी दवाइयां हैं वो सारी आपको पता होनी चाहिए। जिसमें बीटा ब्लॉकर सबसे इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं। बीटा ब्लॉकर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स, जिस पे क्वेश्चन आता ही आता है, तो बीटा ब्लॉकर्स मिस मत करके जाना। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अगर मैं कहूं पूरी फार्माकोलॉजी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है तो इसी सिस्टम से है। इस पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं स्पेशली, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है अगर वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इससे एग्जामिनर मिस नहीं करता, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इस पे क्वेश्चन मिस नहीं होता, इस पे से क्वेश्चन आता ही आता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे क्वेश्चन हो गया। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के क्वेश्चंस के बाद फिर आता है हमारे पास 5th नंबर पे ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड्स, ऑटोकॉइड्स में हिस्टामिन और सीरोटोनिन, छोटा सा टॉपिक है, पढ़ना हो तो पढ़ना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा मैं। बट एनएसएआईडी, एनएसएआईडी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एस्प्रिन, पैरासीटामोल, डिक्लोफिनेक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आता ही आता है क्वेश्चन इसके ऊपर। एनएसएआईडीज के अलावा कई बार एग्जामिनर गाउट पे क्वेश्चन पूछ लेता है, गाउट पे बहुत कॉमन दवाइयां काम में आती है, तो गाउट पे भी क्वेश्चन आता है। तो ऑटोकॉइड्स में एनएसएआईडीज मत छोड़ के जाना, एनएसएआईडी पढ़ना ही पढ़ना है। आ जाओ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, अगला टॉपिक 6ठे नंबर पे जिसपे क्वेश्चन आने की संभावना है, दैट इज कार्डियोवास्कुलर। कार्डियोवास्कुलर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कार्डियोवास्कुलर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे क्वेश्चन आता है दैट इज हार्ट फेलियर, दैट इज हार्ट फेलियर। और हार्ट फेलियर में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल है डिजोक्सिन, सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल है डिजोक्सिन। डिजोक्सिन नहीं छोड़ता एग्जामिनर कभी भी, डिजोक्सिन पे क्वेश्चन आता ही आता है। उसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयां हैं हमारे पास, बीटा ब्लॉकर्स भी पढ़ी हम लोगों ने, है ना, एक्यूट की अलग पढ़ी, क्रोनिक हार्ट फेलियर की अलग पढ़ी, कैसे कैसे हम पूरा मैकेनिज्म, डायूरेटिक्स भी होता है इसके अंदर, वो सारी बातें। बट हार्ट फेलियर में डिजोक्सिन मत छोड़ के जाना बच्चों। डिजोक्सिन के अलावा एंटी अरिथमिक दवाइयां, एंटी अरिथमिक दवाइयां, अरिथमिक, एंटी अरिथमिक ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं एंटी अरिथमिक दवाइयों के ऊपर। क्या बात समझ में आई? एंटी अरिथमिक दवाइयां और कुछ कुछ पोर्शन एंटी डिसलिपिडेमिक ड्रग, एंटी डिसलिपिडेमिक ड्रग्स, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट दवाइयां भी मैं बता देता हूं आपको, स्टैटिन्स। स्टैटिन्स, स्टैटिन्स पे क्वेश्चन आएगा। इसके अंदर अमायोड्रोन, एडिनोसिन, ये कुछ क्वेश्चंस है जो बड़े फेमस है एंटी अरिथमिक के ऊपर। एंटी अरिथमिक पे इस पे से क्वेश्चन आता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बाद आ जाओ बच्चों 7th नंबर पे किडनी। किडनी, किडनी के अंदर डायूरेटिक्स पे क्वेश्चन आता है, डायूरेटिक्स पे क्वेश्चन आता है। और डायूरेटिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आएगा वो लूप या फिर थायाजाइड पे आएगा। और लूप और थायाजाइड में भी साइड इफेक्ट पे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, साइड इफेक्ट पे भी क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, ना कि उसके काम पे, साइड इफेक्ट पे क्वेश्चन ज्यादा आता है। फिर आता है आपका 8th नंबर पे टॉपिक, दैट इज एंडोक्राइन, दैट इज एंडोक्राइन। और एंडोक्राइन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल है इंसुलिन, इंसुलिन या फिर हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स स्लैश इंसुलिन, इंसुलिन भी इसी के अंदर आता है। इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एंडोक्राइन के अंदर। एंडोक्राइन में और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन है जो हम कम्युनिटी में भी कवर करते हैं, सेक्स हार्मोन्स भी है, थायराइड भी है, बट इन सब में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एंडोक्राइन में पेनक्रियाज के ऊपर, दैट इज हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, दैट इज इंसुलिन। फिर आ जाओ आपका अगला टॉपिक 9th नंबर का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, जो आपके साइकेट्रिक को भी कवर करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिडेटिव हिप्नोटिक्स पे क्वेश्चन आता है, सिडेटिव हिप्नोटिक्स पे क्वेश्चन आता है। हिप्नोटिक्स, सिडेटिव हिप्नोटिक्स में जेड दवाइयों, जेड ड्रग्स पे और बेंजोडाइजापिन्स पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बेंजोडाइजापिन्स पे क्वेश्चन आते हैं, BZD या BDZ लिख लो, बेंजोडाइजापिन्स, BDZ। तो बेंजोडाइजापिन्स पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। सिडेटिव हिप्नोटिक्स याद करना, इसको मत छोड़ के जाना भैया, इसको छोड़, मतलब ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक आपको रिवाइज करने हैं लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे इन टॉपिक्स को आपको छोड़ना नहीं है, रिवाइज करना है। उसके अलावा आपके साइकोफार्मेकोलॉजी,
है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही हिस्सा है साइकोफार्मेकोलॉजी। साइकोफार्मेकोलॉजी जिसमें डिप्रेशन और मेनिया की दवाइयां मत छोड़ जाना भैया। डिप्रेशन एंड मेनिया, जिसमें सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल है आपका अपना लिथियम पे क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा। एसएसआरआई पे क्वेश्चन आते हैं, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आपके एंटी साइकोटिक्स पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एंटी साइकोटिक्स जिसमें टिपिकल और एटिपिकल दोनों पढ़ के जाने हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है याद करके जाना है। एसएसआरआई लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई आपकी साइकोफार्मेकोलॉजी की। साइकोफार्मेकोलॉजी हो गया, उसके बाद आपका आता है एनेस्थीसिया से बहुत कम क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ठीक है। तो एनेस्थीसिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एनेस्थीसिया के अंदर आपको बस नॉर्मली क्लासिफिकेशन पता हो, बस क्लासिफिकेशन पता हो और पोस्ट एनेस्थीसिया मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा पता हो। पोस्ट एनेस्थीसिया मैनेजमेंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट, बट हाँ देख लेना, एक हल्का हल्का देखना, ज्यादा नहीं। हिमेटोलॉजी अगला आपका, हिमेटोलॉजी कौन से नंबर का टॉपिक हो गया है? 9, ये नंबर हो गया 10, 10 के बाद आता है 11 नंबर पे हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है एंटीप्लेटलेट्स। एंटीप्लेटलेट्स के अलावा हिपेरिन को मत छोड़ के जाना, हिपेरिन पढ़ के जाना, और उसके अलावा आपका लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन पढ़ के जाना, है ना। हिपेरिन एंटीडोट, विटामिन के, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन, ये सारी दवाइयां देख के जाना, है ना। हिपेरिन पे क्वेश्चन आता है हर बार, तो हिमेटोलॉजी में ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका बचता है रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी में अलग से पढ़ने के लिए कुछ बच नहीं जाता। रेस्पिरेटरी अगर आपने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अच्छे से पढ़ा है तो रेस्पिरेटरी ऑटोमेटिक कवर हो जाता है मेरे लड्डू पेड़ो, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी के अंदर ब्रोंकियल अस्थमा बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोंकियल अस्थमा, ठीक है। तो अस्थमा के थोड़ा सा कौन कौन सी दवाइयां अस्थमा में काम में आती है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है वो देख के जानी है। फिर आ जाती है आपकी ब्रोंकियल अस्थमा हो गया। 13 नंबर पे आ जाता है जीआईटी। जीआईटी के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर पे, या फिर कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट, है ना। लैक्सेटिव्स पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यही है, स्टूल सॉफ्टनर पे क्वेश्चन आ जाएगा, लैक्सेटिव पे क्वेश्चन आ जाएगा, और इसमें भी आपकी नर्सिंग प्रायोरिटी ज्यादा आती है, नर्सिंग प्रायोरिटी, ठीक है। बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये भी टॉपिक कहीं ना कहीं ऊपर कवर हो गए हैं सारे के सारे। फिर आता है आप लोगों का बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट एंटी कैंसर दवाइयां। 14th नंबर पे आती है एंटी कैंसर। एंटी कैंसर में कुछ भी पढ़ के जाओ मत पढ़ के जाओ, कीमोमैन जरूर पढ़ के जाना, कीमोमैन को मिस मत करके जाना। अगर आपने कीमोमैन मिस कर दिया तो समझना आपने सब कुछ मिस कर दिया। कीमोमैन मतलब साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा आते हैं, एंटी कैंसर पे क्वेश्चन बनेगा तो साइड इफेक्ट पे बनेगा। और लास्ट आपका बचता है एंटी माइक्रोबियल। 15 नंबर पे है आपका एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल में सबसे ज्यादा जरूरी है पेनिसिलिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, पेनिसिलिन अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं। आजकल मैक्रोलिड्स पे भी क्वेश्चन आने लगे हैं। मैक्रोलिड्स देख के जाना, वैंकोमाइसिन देख के जाना, वैंकोमाइसिन, ठीक है। तो ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। एंटी माइक्रोबियल पे क्वेश्चन थोड़े से आने की संभावना कम रहती है, और इस पे भी साइड इफेक्ट पे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, प्रायोरिटी नर्सिंग प्रायोरिटी पे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। ये हो गई है पूरी कहानी फार्मा की। फार्मा में ये टॉपिक्स रिवाइज करने हैं, इनको मिस नहीं करना, और ये चाहो तो आप मैक्सिमम 8-10 घंटे बैठो लगातार तो आराम से रिवाइज हो जाएंगे। मतलब आप एग्जाम में जाने से पहले इसको एक बार देख के जा सकते हो, और मुझे ऐसा लगता है 8-10 घंटे की जरूरत नहीं, जिसने अच्छे से पढ़ा है वो और जल्दी रिवाइज कर सकता है इन टॉपिक्स को। तो ये नाम जो लिखे इन टॉपिक्स को देखना और फटाफट इनको पढ़ के जाना है, इन टॉपिक्स को छोड़ना नहीं। डिसॉक्सिन, लिथियम, इनकी नॉर्मल रेंज जरूर पढ़ के जानी है, डाटा जहां पे लिखवाया है वो डाटा जरूर देख के जाना है। ये हो गया आपका। अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज योर सीएचएन की बात करेंगे। आ जाओ भैया, तुम्हें सुनाऊं कहानी सीएचएन की, कम्युनिटी हेल्थ की। मास्टर कम्युनिटी में क्या पढ़ के जाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत, सबसे बड़ा टॉपिक ही कम्युनिटी है। सबसे पहले डेमोग्राफी से शुरुआत करते हैं।
डेमोग्राफी, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग। मेरे लड्डू और पेड़ो ध्यान से देखना, डेमोग्राफी के अंदर वो एक चार्ट बनवाया था, एक ग्राफ बनवाया था मैंने, है ना, एक ग्राफ बनाया था, एक पिक्चर बनाई थी, उसको पढ़ के जाना बस। और फैमिली प्लानिंग में सारे मेथड्स को पढ़ के जाना, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन इनको मिस मत करके जाना। और कुछ पढ़ो ना पढ़ो, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जरूर पढ़ के जाना। उसके अलावा आपको मैंने फर्टिलिटी रेट्स के बारे में बताया था, है ना, जर्नल फर्टिलिटी रेट, ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट, ये सारे के सारे, तो वो रेट जरूर पढ़ के जाना। फर्टिलिटी रेट्स के बारे में बताया था, वो जरूर देख के जाना, इस पे से हमेशा क्वेश्चन आता है नोट सेट में। तो ये दो टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं इसके अंदर। उसके बाद आता है आप लोगों का मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, सेकंड टॉपिक, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, एमसीएच, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें आजकल हम लोग RMNCH, RMNCAH+N, RMCAH+N, ये वाला टॉपिक हम इसमें कवर करते हैं। इसके अंदर बच्चों सारे छोटे छोटे बड़े प्रोग्राम्स पढ़ाए हैं मैंने, इसको मिस मत करना, इसको प्लीज देख के जाना। इसके अंदर एंटीनेटल विजिट्स के बारे में हमने बात करी है ना, एंटीनेटल विजिट्स की बात करी है हमने, पोस्टनेटल विजिट्स की बात करी है, पोस्टनेटल विजिट्स की बात करी है हमने इसके अंदर। इसमें अनीमिया मुक्त भारत अभियान की बात करी है, इसमें जननी शिशु सुरक्षा JSY योजना की, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की बात करी है, JSSK की बात करी है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम, है ना। हमने लक्ष्य स्कीम की बात करी है इसके अंदर, है ना, लक्ष्य स्कीम की बात करी है इसमें हमने, MAA माँ की बात करी है, मैटरनल एब्सोल्यूट अफेक्शन। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मैंने बताए हैं इसके अंदर, वो सारे एक बार देख के जाना, ठीक है। फिर आता है अगला तीसरे नंबर पे, जो कि आपको पीडियाट्रिक्स में कवर करा दिया गया है, दैट इज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन के अंदर जैसा कि मैंने आपको जो मेरी क्लास में बताया था कि कौन सी इम्यूनाइजेशन अगर मिस हो गई है, बच्चा बिना इम्यूनाइजेशन के आता है, कभी इम्यूनाइजेशन नहीं ली, तब क्या करोगे, वो जरूर देख के जाना। मिस्ड शेड्यूल, मिस्ड शेड्यूल के केस में क्या किया जाएगा, है ना, मिस शेड्यूल के केस में क्या कर सकते हैं, तो ये जरूर देख के जाना कि अगर ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल देखना ही है, बट अगर मिस शेड्यूल देख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर आती है सबसे इंटरेस्टिंग कहानी, दैट इज फोर्थ नंबर, एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी से बच्चों लास्ट में एक चार्ट बनवाया था मैंने, है ना, लास्ट में एक चार्ट बनवाया था जिसमें मैंने सब कुछ बताया था, कौन सी स्टडी से क्या क्या मिलता है, कौन सी स्टडी की यूनिट क्या होती है, कौन सी स्टडी में बायस क्या होता है। वो लास्ट चार्ट जरूर याद करके जाना, जिसमें मैंने एक ही चार्ट में पूरी एपिडेमियोलॉजी लिखवा दी थी आपको, लगभग जितने भी टॉपिक के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे। और इसमें से जो कैलकुलेशन पे क्वेश्चन आता है वो रिलेटिव रिस्क पे आ सकता है, ऑड्स रेशो पे आ सकता है, रिलेटिव रिस्क एंड ऑड्स रेशो। उसके अलावा इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस, इंसिडेंस एंड प्रेवलेंस, ये दो टॉपिक, और ये वाले ये कैलकुलेशन बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो ये कैलकुलेशन वाले मिस नहीं करने हैं। तो ये एपिडेमियोलॉजी में आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, एपिडेमियोलॉजी से क्वेश्चन आता ही आता है। फिर आ जाओ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम पे, पांचवें नंबर का टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में रिवाइज करने के लिए HIV है, TB है, और नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है। ये 3 टॉपिक है। अब कहोगे सर ये अपने आप में बहुत बड़े, इनको कैसे याद करना है, इनको भैया पढ़ना ही पड़ेगा, ये चाहे बड़े हैं, इनमें से आप कोई भी टॉपिक मिस नहीं कर सकते, क्योंकि जो लिखवाए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर तो गो थ्रू करना ही करना पड़ेगा। प्लीज इन 3 टॉपिक्स को नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में मिस मत करके जाना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कुछ भी कह लो, यहां से सवाल बनना ही बनना है, तो इसको मिस मत करना। अगर इसको मिस कर दिया तो बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा, बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा। जैसा पढ़ाया वैसा का वैसा पढ़ना, इसमें से मैं कुछ मिस करने के लिए नहीं बोलूंगा, इस पे तो मैं उल्टा स्टार लगाऊंगा कि ये आपको छोड़ना ही नहीं है, ये आपको छोड़ने ही नहीं है। इसके अंदर एक प्रोग्राम और है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में, जिसपे कई बार क्वेश्चन आता है, वो है आपका ब्लाइंडनेस वाला प्रोग्राम, है ना, ब्लाइंडनेस वाला प्रोग्राम है। एक ब्लाइंडनेस वाला प्रोग्राम मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप लोगों को वो ब्लाइंडनेस वाला प्रोग्राम जरूर पढ़ के जाना है, ब्लाइंडनेस के ऊपर क्वेश्चन आता है ना, तो एक वो प्रोग्राम भी ध्यान रखना, उस पर भी कई बार क्वेश्चन आता है। फिर आ जाते हैं बच्चों आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमियोलॉजी, है ना, 6 नंबर पे इन्फेक्शियस डिजीज।
इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमियोलॉजी। इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमियोलॉजी के अंदर जो बेसिक्स है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। बेसिक्स के अंदर जो एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट पढ़ाया है, एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट, है ना, बहुत डिटेल में पढ़ाया है एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट, बोलना मत इसको, है ना, बहुत डिटेल में पढ़ाया हमने एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट, तो इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो आपको भूलना है ही नहीं बिल्कुल भी। बट इसके साथ कुछ डिजीज के नाम बता रहा हूं जिसपे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका चिकन पॉक्स एंड मीजल्स है ना, चिकन पॉक्स एंड मीजल्स पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। चिकन पॉक्स, मीजल्स, रेबीज मत छोड़ के जाना, रेबीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टिटनेस, टिटनेस। उसके अलावा मीजल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, रेबीज हो गया, टिटनेस हो गया, ठीक है। देन आपका मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस टाइफॉइड, मेनिंजाइटिस टाइफॉइड, मेनिंजाइटिस आपको पढ़ाया होगा पीडियाट्रिक्स के अंदर, टाइफॉइड, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, ठीक है। ये कुछ डिजीज है जो आपको बिल्कुल नहीं मिस करनी इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर, ठीक है, बिल्कुल मिस नहीं करनी है, प्लीज याद रखना, ये मत छोड़ के जाना, ये बिल्कुल मत छोड़ के जाना, ठीक है। और रिकेट्शिया, रिकेट्शिया याद है ना आपको, रिकेट्शिया, स्क्रब टाइफस, स्क्रब टाइफस वाली बीमारियां, वो सारा चार्ट एक, वो एक चार्ट बनाया था, फ्लो चार्ट बनाया था, वो फ्लो चार्ट देख के जाना है। ये इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमियोलॉजी हो गई। फिर आता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, अगला टॉपिक 7th नंबर पे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का प्रोग्राम जरूर पढ़ के जाना, प्रोग्राम जरूर पढ़ के जाना। इसमें पढ़ना है कौन कौन सी बीमारियां इंक्लूड करी गई है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई गई है, डाटा लिखा है और डाटा इंपॉर्टेंट है, वो सारी बातें इसमें देख के जाना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बाद आपके लप्पू लप्पू से टॉपिक्स है जो मैं आपको बता देता हूं, जिसपे एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, और वो टॉपिक है, एक तो आपका है BMW, एक क्वेश्चन इस पे से आने की संभावना है, एक ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशनल हेल्थ पे क्वेश्चन आ जाता है, या ऑक्यूपेशनल हजार्ड, ऑक्यूपेशनल हजार्ड पे एक क्वेश्चन आने की संभावना, और एक डिजास्टर मैनेजमेंट। ये 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 15 मिनट में तीनों टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे, बट इनमें से एक या दो क्वेश्चन बन जाते हैं, एक क्वेश्चन आता है, एक आधा क्वेश्चन इसमें से बन जाता है हर एक साल छोड़ के एक साल, तो इस बार आने की उम्मीद ज्यादा है इन तीनों में से, इन तीनों में से क्वेश्चन आने की उम्मीद ज्यादा है, ठीक है। उसके अलावा वाटर वाला टॉपिक है ना, इन्वायरमेंट में वाटर वाला टॉपिक जरूर देख के जाना, जिसमें क्लोरीनेशन पे ध्यान देना, वाटर के अंदर क्लोरीनेशन, वाटर में क्लोरीनेशन देख के जाना, क्लोरीनेशन पे क्वेश्चन आता है ना, और ज्यादा किसी चीज पे ज्यादा जरूरत है नहीं, सॉफ्ट और हार्ड वाटर और क्लोरीनेशन पे क्वेश्चन आता है। समझ में आई क्या ये कहानी आपको? आई थिंक ये अगर आप सारी चीजें पढ़ लेते हो इसके अंदर, तो आपकी CHN के बहुत सारे टॉपिक्स आपसे एग्जाम में जो बार बार आते हैं, रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है, वो इसमें से आपको देखने को मिलते हैं, अक्सर सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलते हैं। लास्ट इज योर सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक रिसर्च। रिसर्च में एक ही नाम लिखूंगा जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, बायोस्टैट्स, बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन बनता है डाटा पे, डाटा किस टाइप के हैं उस पे क्वेश्चन आता है। फिर एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व पे क्वेश्चन आता है। एरिया अंडर द कर्व जिसने पढ़ लिया अच्छे से, उसको पी वैल्यू के बारे में पता होगा, पी वैल्यू पे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। पी वैल्यू के बाद अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया तो आपको एरर्स के बारे में पता होगा, अल्फा एरर और बीटा एरर पे क्वेश्चन आता है, अल्फा एरर बीटा एरर पे क्वेश्चन आता है। आपसे बहुत सारे बच्चे नए होंगे जिन्होंने शायद इनका कभी नाम ना सुना हो, वो आप लोग प्लीज इन सब चीजों को पढ़ें, अगर आपको नहीं पढ़ाया गया है तो आप क्लासेस देखें और पढ़ें, ये मैंने हर एक चीज पढ़ाई है बच्चों को, और ये क्वेश्चन नोट सेट में आते हैं बच्चों। अल्फा एरर बीटा एरर के अलावा नल हाइपोथेसिस पे क्वेश्चन आता है, नल हाइपोथेसिस, है ना। रिसर्च में 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, और वो यही टॉपिक है जिनमें से घूम फिर के क्वेश्चन आएगा बार बार। फिर आता है टेस्ट, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, जिसको टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बोला जाता है, या फिर लिख लो पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। ये वो कुछ टेस्ट है जिसके अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, है ना। अनोवा आ जाता है, पेयर टी टेस्ट, अनपेयर टी टेस्ट, ये सारे क्वेश्चन।
ये बायोस्टैट्स के सवाल है जिसपे से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। देन उसके अलावा सैंपलिंग पे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, सैंपलिंग पे क्वेश्चन आता है। सैंपलिंग फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, इसको मिस नहीं करता एग्जामिनर, कुछ भी मिस कर दे सैंपलिंग को मिस नहीं करता एग्जामिनर, सैंपलिंग से क्वेश्चन आता ही आता है। देन उसके बाद एरर पे क्वेश्चन आता है, एरर पे क्वेश्चन आता है जिसको आप बायस भी बोलते हो, बायस भी बोलते हो, बायस मैंने कम्युनिटी में पढ़ा दिया है। कॉन्फाउंडिंग पे क्वेश्चन आता है, कॉन्फाउंडिंग पढ़ के जाना, कॉन्फाउंडिंग के एग्जाम्पल पढ़ के जाना, टाइप्स पढ़ के जाना, ठीक है। ब्लाइंडिंग पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ब्लाइंडिंग पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। रेंडमाइजेशन पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको रिसर्च में देख के जाना है, ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना रिसर्च में, बस यही देख के जाना है। अगर आप ये सब देख लोगे तो बहुत है। और ग्राफ जो मैंने पढ़ाए हैं, ग्राफ, ग्राफ्स पे क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ पे क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ मत मिस करना, ग्राफ पे पक्का क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे टॉपिक आपको देख के जाने हैं जो कि आपके रिसर्च के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। मैनेजमेंट में बस एक क्वेश्चन सबसे जरूरी है जो मैं हर साल देख रहा हूं, मैनेजमेंट में एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं हर साल देख रहा हूं, और वो क्वेश्चन है आपका इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल या इन्वेंट्री के मेथड कौन कौन से होते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे होता है, वार्ड के अंदर इन्वेंट्री को हम कैसे मैनेज करते हैं। ये क्वेश्चन मैनेजमेंट पे हर बार आता है, जिसमें मैंने कम्युनिटी में पूरा कराया आपको, है ना। एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ हर बार रिपीट होता है जो, है ना, मैक्सिमम संभावना है आने की, ठीक है। बाकी कहीं से भी आ सकता है। देखो ये मेरे अजम्पशंस पे है बच्चों, आने को ऐसा कुछ भी नहीं है, पेपर कहीं से नहीं आ, मतलब यहीं से कोशिश पूरी है, हम लोग आपके लिए प्रयास कर सकते हैं, बट हम लोग, वही बात है, हम लोग खुदा नहीं है, भगवान नहीं है, आने को कहीं से भी आ सकता है पेपर, उसका कोई भी ऐसा नहीं। मैं ऐसे खड़े होकर बिल्कुल कभी नहीं चिल्लाऊंगा यहाँ पे कि यहीं से आएगा, यहीं से आएगा, यहीं से आएगा, हाँ, बट संभावना पूरी है। मतलब जो हमारा तजुर्बा है, जो हम लोगों ने देखा है, एनालिसिस किया इतने सालों से, उसमें ये है। और वैसे इतने सारे टॉपिक्स अगर कोई बच्चा अच्छे से कवर करता है तो मुझे संभावना भी मैक्सिमम लगती है कि वो बच्चा सवाल गलत नहीं करके आएगा, क्योंकि इसके अलावा बचता भी क्या ही है फिर। सब कुछ तो लिखवा दिया सर, मैंने सब कुछ नहीं लिखवाया, सब कुछ बहुत बड़ा है, आपको मैंने कंसाइज कर दिया है, टॉपिक वाइज चीजें लिखवा दी है, टॉपिक में सब टॉपिक भी लिखवा दिए हैं। तो अब आपको ध्यान देना, जो बच्चा समझदार है वो 1 मिनट में पिक करेगा कि ये रिवाइज करना है, फटाफट चल बैठ के रिवाइज करते। तो इसको आप 48 घंटे के अंदर अंदर एग्जाम देने से पहले एक बार इन टॉपिक्स को जरूर देख के जाएं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स हैं जो आपके अभी तक के नोट सेट्स में पूछे जा चुके हैं, जिनसे हर साल बार बार घूम फिर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन्हीं पे ज़्यादा ध्यान दें, इन्हीं पे आप फोकस करें, क्योंकि आखिरी टाइम पे एक बार थोड़ा नज़रों से निकालनी होती है चीज़ें, और नज़रों से निकालने के लिए अगर मास्टर ये बता दे कौन कौन सी चीज़ें नज़रों से निकालनी है तो इससे आसान क्या हो सकता है। तो मास्टर ने बता दिया ये चीज़ें आपको नज़रों से निकालनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर सिलेबस बच्चों। पसंद आया हो वीडियो ज़रूर बताना, और कोई टॉपिक अगर आपको भी लगता है कि सर ये मिस हो गया, शायद ये भी आया है एग्जाम के अंदर, तो वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। लड्डू और पेड़ो प्लीज मचा के आना इस बार भाई, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और आप भी बहुत मेहनत कर रहे हो खुद के लिए। तो इस बार अपने घर वालों का और पीडब्ल्यू का नाम रोशन जरूर करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।